कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये तो बस एक लगातार होने वाली बर्बादी की शुरुआत थी। इसके बाद जो भी दुर्घटनाएं हुईं, वे इतनी अचानक और डरावनी थीं कि किसी के लिए भी उनसे बच पाना मुमकिन नहीं था। हर किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि ये सब मौत का बिछाया हुआ जाल था। आपका स्वागत है 2025 में रिलीज हुई नई फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन 6 के इस भाग में। इसे अब तक की सबसे बेहतरीन कड़ी माना जा रहा है क्योंकि इसने पिछली सभी फिल्मों को आपस में जोड़ दिया है। अगर इसे मौत के संसार की शुरुआत कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं कहानी। आयरिस के जन्मदिन पर उसका बॉयफ्रेंड उसे सरप्राइज देने के लिए शहर के सबसे प्रसिद्ध ऊंचे रेस्टोरेंट में टेबल बुक करता है। जब दोनों टावर के नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड एक बच्चे को फव्वारे के तालाब से सिक्के निकालने पर डांट रहा है। आयरिस ने शुरू में इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी वो बच्चा जिद करके लिफ्ट में घुस जाता है। लिफ्ट में पहले से ही बहुत भीड़ होती है और अब वो ज्यादा भर चुकी होती है, लेकिन वेटर कहता है कि ऐसा अक्सर होता है, कोई बात नहीं। आयरिस की नज़र लिफ्ट में लगे बोर्ड पर जाती है, अधिकतम 8 लोग, और न जाने क्यों उसके मन में घबराहट होने लगती है। उसे और भी अजीब तब लगता है जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है और वो बच्चा बार बार जोर से पैर पटक रहा होता है। आयरिस गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। काफी मुश्किल से जब वे टावर के सबसे ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें एक और बुरी खबर मिलती है। आज पहली रात है और भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी तुरंत सीट नहीं मिल सकती। आयरिस इस बात को भी हल्के में लेती है और अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर बड़ी सी खिड़की की तरफ जाती है। पूरा शहर उनकी आंखों के सामने रोशनी से चमक रहा होता है, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा देखकर आयरिस अनजाने में एक कदम पीछे हट जाती है। उसका बॉयफ्रेंड समझता है कि शायद उसे ऊंचाई से डर लग रहा है, पर आयरिस जानती है कि उसे कभी भी ऊंचाई से डर नहीं लगा। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए वो बाहर से एक गुलाब का फूल उठाती है, लेकिन तभी उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं और खून की एक बूंद निकलती है। खून देखकर आयरिस को और भी अजीब महसूस होने लगता है। वो घबराकर तेजी से वॉशरूम की तरफ भाग जाती है, लेकिन आयरिस को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बारंडर ने जैसे ही शैंपेन खोली, उसका कॉर्क गोली की तरह छत की तरफ उछल गया और जाकर सीधे एक झूमर से टकराया। झूमर में लगी एक क्रिस्टल की गेंद टूटकर नीचे गिरी और शीशे के फर्श पर एक हल्की दरार छोड़ गई। वॉशरूम में आयरिस अपने हाथ को साफ कर रही थी, तभी एक गायिका जो अपने बच्चे के साथ थी प्यार से आकर उससे हालचाल पूछने लगी। उधर आयरिस और उसका बॉयफ्रेंड वापस पहुंचे टॉप फ्लोर की खुली बालकनी पर, जहां एक तेज हवा का झोंका आया और एक टूरिस्ट की टोपी उड़ गई। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत ही उस बच्चे को रोका जो मजाक में नीचे सिक्के फेंक रहा था, और तभी आयरिस का बॉयफ्रेंड घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसे डर था कि कहीं ये पल हाथ से न निकल जाए, इसलिए वो प्रपोज करने की सोच रहा था, मगर आयरिस की नज़र कहीं और चली गई। उस बच्चे द्वारा फेंका गया सिक्का बड़े अजीब संयोग से जाकर एक वेंटिलेशन फैन के ब्लेड में फंस गया। वहीं दूसरी तरफ डांस फ्लोर पर लोग जोश में झूम रहे थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि फर्श के नीचे बनी दरारें अब तेजी से फैल रही हैं। यहाँ तक कि नीचे का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी अब वजन सहने की हालत में नहीं था। जब आयरिस और उसका बॉयफ्रेंड वापस डांस फ्लोर की तरफ लौटे तो वेंट के अंदर दबाव इतना बढ़ चुका था कि पंखा जोर से टूटकर उछल गया, और ठीक उसी समय पास की गैस पाइपलाइन से गैस लीक होना शुरू हो गई। धीरे धीरे वो गैस पूरे रेस्टोरेंट में फैलने लगी, किसी को पता भी नहीं चला। आयरिस नाचते नाचते अचानक घबरा गई, जैसे उसे कोई अनहोनी महसूस हो रही हो, और तभी फर्श पर लगा पूरा शीशा अचानक एक तेज आवाज के साथ टूट गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई, मेहमान नीचे की तरफ गिरने लगे। आयरिस का बॉयफ्रेंड किसी तरह एक टूटे हुए शीशे के टुकड़े को पकड़कर लटक गया, मगर वो भी जानता था कि वो ज्यादा देर तक खुद को बचा नहीं पाएगा। आखिरकार चीखों के बीच आयरिस की आंखों के सामने उसका बॉयफ्रेंड भी गिरकर गायब हो जाता है। जो कुछ मेहमान जिंदा बचे थे वे इधर उधर जान बचाकर भागने लगते हैं। उसी वक्त किचन में जल रही तेल की कढ़ाई से आग भड़कती है और वो आग एक अमीर महिला की ड्रेस में लग जाती है। अब वो औरत खुद एक चलती फिरती आग का गोला बन गई थी। चीखती हुई वो दौड़ती दौड़ती गैस लीक वाली वेंट के पास जा पहुंची, और फिर मानो आग का कोई विशालकाय अजगर पूरे रेस्टोरेंट पर टूट पड़ा हो। उस गायिका ने आखिरी पलों में अपने बेटे को एक कैबिनेट में छुपा दिया। आयरिस किस्मत से उस जलती लपटों की चपेट में आने से बच गई। उसे किसी वेटर की आवाज सुनाई दी जो सबको इमरजेंसी एग्जिट की ओर भागने को कह रहा था। वहीं वो बदमाश बच्चा सबसे आगे दौड़ता है, लेकिन अचानक सीढ़ियों का रास्ता नीचे से टूटकर गिर पड़ता है। जो भी लोग उसके पीछे थे वे सब नीचे अंधेरे खाई में समा जाते हैं। अब एकमात्र सुरक्षित रास्ता भी खत्म हो चुका था। ऐसे में सब लोग एक साथ लिफ्ट की ओर भागते हैं। एक बूढ़ा आदमी आयरिस को धक्का देता है और जबरदस्ती अंदर घुसता है, बिल्कुल अनदेखी करते हुए वेटर की उस चेतावनी को जिसमें कहा गया था कि लिफ्ट अब ज्यादा भर चुकी है। अगले ही पल उस कमजोर होती लिफ्ट की केबिन टूटकर गिर जाती है और वो बूढ़ा लिफ्ट के लोहे के ढांचे में पिसकर मांस के लोथड़े में बदल जाता है। आग फैलती जा रही थी, बाकी बचे लोग अब लिफ्ट के दूसरी तरफ भागने लगे। आयरिस की नजर अचानक टेबल पर पड़ी कटलरी पर पड़ी, जिसमें सारे चम्मच कांटे एक तरफ खिसकते नजर आए। उसकी सांस अटक गई, तभी छत में लगी आग से एक के बाद एक बीन गिरने लगे। पूरा रेस्टोरेंट अब दूसरी तरफ झुकने लगा था। मेहमान चीखते हुए फिसलते हुए कांच की खिड़की की तरफ जा रहे थे।
किसी ने नीचे गिरती एक औरत को देखा, वहीं दूसरी औरत डर के मारे पीछे मुड़ी और देखा कि एक भारी भरकम स्टील का पियानो अब किसी भी वक्त गिर सकता है। और तब वही सिक्का जिससे ये सारी तबाही शुरू हुई थी, वो जाकर ठीक उस झूमर से टकराता है और फिर गिरकर पियानो पर आ गिरता है। बड़ी मुश्किल से बना संतुलन टूट गया। वो भारी स्टील का पियानो जोर से नीचे गिरा और सीधा कांच की खिड़की को तोड़ते हुए उसी बच्चे पर जा गिरा जो अभी अभी भागा था। और वहीं खून से लथपथ सिक्का लुढ़कता हुआ वापस उसी फव्वारे के तालाब में गिर गया जहां से उसे पहली बार निकाला गया था। खुद अपनी आंखों से रेस्टोरेंट को जमीन में समाते देख आयरिस निराशा में अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को छूती है। तभी किसी स्टोरेज कैबिनेट से किसी के धीरे से मदद की पुकार सुनाई देती है। आयरिस भागकर देखने जाती है। ये वही बच्चा है जिसे उस गायिका माँ ने छुपा दिया था, लेकिन अब दीवारें धीरे धीरे टूट रही थीं। दोनों के पास कोई और चारा नहीं था। आयरिस की अंगूठी लोहे की रॉड में फंस जाती है, जिससे कुछ पल के लिए उनका गिरना टल जाता है। लेकिन आखिरकार वो और बच्चा दोनों नीचे जमीन की ओर गिर जाते हैं। अगले ही पल स्टेफनी क्लासरूम में चौंककर जाग उठता है। उसकी पीठ पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। पिछले 2 महीनों से वो हर रात इसी डरावने सपने से डरकर उठता आ रहा था। उस ऊंचे रेस्टोरेंट में हुआ हादसा जैसे किसी बार बार चलने वाले वीडियो की तरह उसके दिमाग में चलता रहता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस सपने में जो लड़की मारी जाती है, आयरिस, उसका नाम उसकी नानी के नाम से मिलता था, जिससे वो कभी मिला ही नहीं था। इस बात का सच जानने के लिए स्टेफनी ने लंबी छुट्टी ली और अपने पुराने घर की ओर लौट गया। जब उसने अपने पापा से नानी से मिलने की बात कही तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव छा गया। पता चला उनकी माँ यानी स्टेफनी की नानी कई साल पहले उसके पिता की पत्नी से तलाक के बाद घर वालों से संपर्क लगभग खत्म कर चुकी थी। स्टेफनी को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो वो अपने छोटे भाई चार्ली को लेकर सीधे अपने मामा के घर पहुंचा। जैसे ही उसने आयरिस नाम लिया, मामा के चेहरे का रंग बदल गया। स्टेफनी ने जब अपने अजीब सपने का जिक्र किया, तब जाकर मामा ने बेमन से बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया स्टेफनी की नानी एक मानसिक रोगी थी। वो बचपन से ही मामा और स्टेफनी की माँ को कमरे में बंद करके रखती थी। कहती थी कि ऐसा करने से वे किसी भी अनहोनी से बच जाएंगे। बचपन तो बीत गया, लेकिन बड़े होने के बाद भी नानी उन्हें अजीब अजीब तस्वीरें भेजती रहीं। भले ही मामा ने स्टेफनी को कई बार चेतावनी दी हो कि उसकी नानी बेहद खतरनाक है, फिर भी स्टेफनी इस सपने की पकड़ से आज़ाद होने के लिए बेचैन था। स्टेफनी ने किसी तरह मामी से जबरदस्ती करके अपनी नानी की कुछ चिट्ठियां हासिल की। उन चिट्ठियों पर लिखे पते के सहारे वो कार लेकर दूर एक सुनसान जंगल में पहुंचा। नानी का घर कांटेदार तारों और टूटी फूटी दीवारों से घिरा था, जैसे किसी खतरनाक चीज से बचाव किया गया हो। स्टेफनी ने जब अपनी पहचान बताई तो भारी भरकम लोहे के गेट एक एक करके खुलते चले गए। वो हैरान परेशान होकर चारों तरफ देख रहा था। आंगन में जगह जगह सूखी टहनियां और लोहे की रॉड्स थीं, जैसे किसी अदृश्य खतरे से रक्षा की गई हो। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसके पीछे एक फायर एक्सटिंग्विशर जमीन पर गिर गया, जिस पर उसका ध्यान ही नहीं गया। कभी खूबसूरत रही आयरिस अब एक सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला बन चुकी थी। स्टेफनी ने फौरन उसे अपना वो डरावना सपना बताना शुरू कर दिया जो वो रोज देखा करता था। आयरिस कुछ देर तक खामोश रही, फिर बोली कि जो स्टेफनी सपनों में देख रहा है वो दरअसल उसकी खुद की भविष्य में देखी गई मौत की चेतावनी थी। उस दिन जब वो सिक्का उस बच्चे ने फेंका था, आयरिस को इसका अंदेशा पहले ही हो गया था, इसलिए उसने पूरी जान लगा दी बच्चे से। वो सिक्का छीना, रेस्टोरेंट में जाकर आग बुझाई और लोगों को टूटते हुए कांच के फर्श के बारे में चेतावनी दी। उसके इन कामों से सैकड़ों लोगों की जान बच गई, लेकिन उसने मौत की योजना को बिगाड़ दिया। उसके बाद के सालों में जो लोग उस दिन रेस्टोरेंट में बच गए थे, वे एक एक करके अजीबोगरीब हादसों में मारे जाने लगे। उनमें आयरिस का पति भी शामिल था, जिससे वो बेहद प्यार करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने तय कर लिया था कि उस अधूरी पड़ी हत्या को अब हर हाल में पूरा करना है। आयरिस ने अपनी पूरी जिंदगी इस बात में लगा दी कि वो मौत की चालों को पहले से पहचान सके, और ये सच है कि वो अब तक जिंदा बची रही, लेकिन किस्मत निर्दयी थी। 2 महीने पहले उसे कैंसर का आखिरी स्टेज बताया गया। स्टेफनी को एहसास हुआ कि उसके डरावने सपने भी उसी वक्त शुरू हुए थे। क्या इन दोनों के बीच कोई गहरा संबंध है? इस बात का जवाब आयरिस के पास भी नहीं था, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि उसकी पोती स्टेफनी ही वो इंसान है जो उसकी इस मिशन को आगे ले जाने वाला है। कांपते हाथों से आयरिस ने एक मोटी नोटबुक निकाली, जिसमें उसने सालों की मेहनत से मौत को पहचानने और उससे बचने के तरीके लिखे थे। आयरिस स्टेफनी से गिड़गिड़ाकर कहती है कि वो यहीं रुके और उसकी किताब में लिखी बातें सीखे, क्योंकि जब वो मर जाएगी तो मौत उस अधूरी कड़ी को खत्म करने वापस आएगी, और इस बार उसका निशाना उसका खून यानी स्टेफनी होगा। मगर स्टेफनी को ये सारी बातें बेतुकी लगती हैं। वो जाने की जिद पर अड़ा रहता है। आयरिस किताब सीने से लगाए उसके पीछे पीछे दौड़ती है, मगर जैसे ही वो दरवाजे की चौखट पर पहुंचती है, वो एकदम से ठिठक जाती है। उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि मौत ने घर के बाहर जाल बिछा रखा है, पर फिर भी आयरिस ने चौखट पार कर ही ली। उसने जबरदस्ती वो किताब स्टेफनी के हाथों में थमा दी, और जब उसने देखा कि स्टेफनी के चेहरे पर अब भी यकीन नहीं है, तो आयरिस ने फैसला किया कि वो खुद उसे उस किताब का असर दिखाएगी। उसने स्टेफनी को कुछ कदम पीछे हटने को कहा, और तभी एक हल्की सी हवा चली, और जो फायर एक्सटिंग्विशर अब तक जमीन पर पड़ा था वो एक भयानक हथियार में बदल गया। एक पल में ही आयरिस की जान चली गई। स्टेफनी स्तब्ध खड़ा रह गया।
अपनी आंखों के सामने अपनी नानी को मरते देख उसके कानों में बस उसकी आखिरी चेतावनियां गूंज रही थीं। अब वो फौरन उस डायरी को पलटने लगा जो नानी ने उसे देकर गई थी। धूप में चमकता हुआ वो मौत का सिक्का एक ठंडी चमक के साथ चमक रहा था। डायरी में एक एक करके ऐसे हर खतरनाक संकेतों का जिक्र था जो देखने में आम लगते हैं मगर जानलेवा हो सकते हैं। तभी एक शेल्फ से अचानक एक फैमिली फ्रेम नीचे गिरा। उसका कांच टूटकर बिखर गया और एक टुकड़ा सीधा स्टेफनी के पैर के पास जा गिरा। यह अपशकुन था। उसने महसूस किया कुछ गड़बड़ है। स्टेफनी ने बिना समय गंवाए कार उठाई और भागा अपने चाचा के घर अपने छोटे भाई चार्ली को बचाने। रास्ते भर वो अपने भाई को फोन करता रहा मगर कोई जवाब नहीं आया। उधर उसके चाचा के घर पर एक पारिवारिक पार्टी चल रही थी, इतनी बड़ी कि स्टेफनी की मां तक वहां पहुंची हुई थी। किचन में उसका कजिन एरिक जूस बना रहा था और गलती से एक गिलास तोड़ बैठा। एक कांच का टुकड़ा बर्फ में मिल गया। किसी को पता नहीं चला। घर के पास बनी एक ट्रेम्पोलिन पर बच्चे उछल कूद कर रहे थे मगर किसी को नहीं दिखा कि उसमें एक बड़ी दरार पड़ चुकी थी। हर चीज एक आम सी लगती जिंदगी मौत से लिपटी हुई थी। स्टेफनी का पिता जैसे ही वो कांच वाला जूस उठाने ही वाला था, उसी वक्त बच्चों ने शोर मचाया कि मामा जी को ट्रेम्पोलिन पर पीछे की ओर छलांग लगानी चाहिए। उसने जूस का गिलास वहीं टेबल पर रखा और बच्चों की हौसला अफजाई में शामिल हो गया। ट्रेम्पोलिन जैसे ही टूटने ही वाला था, स्टेफनी की मां ने झपटकर बच्चों को रोका। उसे ट्रेम्पोलिन के नीचे छुपे तेजधार लोहे के कांटे नजर आ गए थे मगर अफसोस उसका ये वक्त पर किया गया इशारा ही बन गया उस मौत की चैन रिएक्शन की अगली कड़ी, क्योंकि तभी ब्रेंडा की कोहनी वहां रखी शराब की बोतल से टकराई और गलती से चालू हो गया एक एयर पंप मशीन। उस मशीन से जुड़ी लंबी प्लास्टिक ट्यूब अब जहरीले सांप की तरह फुफकारती हुई वार के लिए तैयार थी। ठीक उसी वक्त स्टेफनी वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसका कजिन चार्ली ट्रेम्पोलिन पर आखिरी छलांग मार चुका है। ट्रेम्पोलिन फट चुका था और उसकी कजिन बहन जूलिया मुड़ी तो उसका हाथ उस टेबल से टकराया जहां रखा था वो गिलास जिसमें थे कांच के टुकड़े। गिलास जमीन पर गिरा और टूट गया। चाचा जी की किस्मत देखिए, उनका पैर ठीक उसी कांच पर पड़ गया। वो दर्द में पीछे हटे और उसी वक्त वो जहरीली ट्यूब जोर से झटकी। उसका सिर सीधा जाकर लोहे के कांटों से टकराया। वो कांटे गिरकर एक मशीन पर जा लगे जिससे ऑन हो गया लॉन काटने वाला भारी भरकम कटर और बस कुछ ही पलों में चाचा जी का शरीर एक मांस के लोथड़े में बदल चुका था। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद स्टेफनी को फिर से याद आई अपनी नानी आयरिस की वो आखिरी चेतावनी। कांपते हाथों से उसने वो पुरानी डायरी खोली। अब कोई नहीं था जो आयरिस की भविष्यवाणियों को झूठा कहने की हिम्मत करे। डायरी में साफ लिखा था कि जिन लोगों को आयरिस ने उस रेस्टोरेंट हादसे में बचाया था वे बाद में मौत की चालों से एक एक करके मारे गए। किसी ने सवाल उठाया, अगर सब मारे गए तो सिर्फ तुम्हारा परिवार ही कैसे जिंदा बचा? तभी स्टेफनी को याद आया डायरी में लिखा था कि मौत अपने शिकार को उम्र के हिसाब से चुनती है, सबसे पहले बूढ़ों से शुरुआत करती है। आयरिस ने अपनी सूझबूझ और शक्ति से कई सालों तक खुद को बचाया और इसी वजह से उसका खून यानी उसके वंशज भी जिंदा रहे। मगर अब जब आयरिस की मौत हो चुकी है, मौत ने फिर से उस अधूरे कत्लेआम की स्क्रिप्ट खोल दी है और शुरुआत उसके सबसे बड़े शिकार से हुई यानी कि चाचा जी। अब अगली बारी थी स्टेफनी के अपने परिवार की, मगर उसके पिता और ब्रेंडा बच सकते थे क्योंकि वे नानी आयरिस के सीधे वंशज नहीं थे। पूरा घर इस बात को सुनकर कांप उठा मगर कुछ लोगों ने इसे आयरिस की पागलपन भरी विरासत समझा और स्टेफनी को भी मानसिक रोगी मान लिया। मगर उसी रात जब बड़ा कजन एरिक दुकान में आखिरी ग्राहक को विदा कर रहा था, अचानक शेल्फ से कांच की बोतल गिर पड़ी। जैसे ही वो नीचे झुककर कांच के टुकड़े समेटने लगा, ऊपर चल रहा पंखा घूमते घूमते एक लटकी हुई जंजीर को हिला बैठा। वो जंजीर जाकर कजन एरिक की बाह में फंस गई। शुरू में तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही जंजीर कसने लगी वो घबरा गया और एक लकड़ी की स्टूल पर चढ़ गया। घबराहट में उसका पैर साइड में रखे टेबल लैंप पर पड़ा जिससे चिंगारी निकली और नीचे गिरे शराब पर फैल गई। आग अब पंखा और जंजीर उसकी जान लेने पर आमादा थे। वो किसी तरह नाक की रिंग का लॉक खोल खुद को छुड़ा लेता है, मगर उससे पहले कि वो राहत की सांस ले, वो संतुलन खो बैठता है और सीधा गिरता है आग की लपटों में। उसी पल शराब की बोतल तेज गर्मी में फट पड़ती है, एक जोरदार धमाके के साथ। अगली सुबह स्टेफनी और उसका छोटा भाई चार्ली तेजी से उस टैटू शॉप पर पहुंचे जहां यह हादसा हुआ था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी बड़ा कजिन एरिक जिंदा था। सिर्फ हाथ पर एक जली हुई जगह थी जैसे किसी ने आग का चिन्ह दाग दिया हो। स्टेफनी हैरान रह गया, मौत ने उसका शिकार क्यों नहीं किया? कजिन एरिक ने इस रक्तशाप की बात को एक बकवास कहानी मानते हुए हंसी में उड़ा दिया, मगर स्टेफनी अब और भी ज्यादा गंभीर था। उसने चेतावनी दी, कल रात की बचत कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, ये दुनिया मौत से भरी हुई है। तभी उनकी बहन जूलिया दौड़ के लिए बाहर निकली। स्टेफनी ने उसे चेतावनी दी, कूड़ा गाड़ी के पास मत जाना, लेकिन बहन जूलिया को गुस्सा आ गया। उसने स्टेफनी को पागल समझा, आंखें तरहरी और गुस्से में खुद ही दौड़ लगाती हुई बाहर निकल गई। जैसे ही बहन जूलिया कूड़ा गाड़ी के पास पहुंची, एक फुटबॉल उड़ती हुई आई और सीधा जाकर गिर गई कूड़ेदान में। कूड़ेदान में झांकती बहन जूलिया अचानक ही गाड़ी में खींच गई। ड्राइवर ईयरफोन लगाए शॉर्ट वीडियो देख रहा था, उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी। उसे पता था इस गाड़ी में हाइड्रोलिक कंप्रेसर है, इसलिए वो जी जान से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। इतने में स्टेफनी गाड़ी की छत पर चढ़कर उसे ऊपर खींचने लगा, मगर तभी बड़ा कजिन एरिक ड्राइवर के सामने आ गया और चिल्लाकर गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने झटके में ब्रेक मारा और बहन जूलिया दोबारा नीचे गिर गई।
हाइड्रोलिक प्रेस ने तुरंत काम शुरू कर दिया और अगले ही पल गाड़ी के किनारों से लाल खून का छींटा निकल पड़ा। अब किसी को आयरिस की भविष्यवाणी पर शक नहीं था, मगर एक बात स्टेफनी की समझ से बाहर थी। बड़ा कजिन एरिक बच कैसे गया? वो तो उम्र में सबसे बड़ा था। फिर मानसिक संतुलन खो चुकी ब्रेंडा ने सच उगल दिया। बड़ा बेटा उसके पति का सगा बेटा नहीं था, इसलिए वो खून की सूची में शामिल ही नहीं था और इसी वजह से मौत उसे छोड़ चुकी थी। अब बारी थी दूसरे कजिन बॉबी की। उसकी आंखों में डर साफ था। स्टेफनी अब और मौतें नहीं देख सकता था। उसने नानी की डायरी में एक चीज पढ़ी थी। एक काला बच्चा जिसे आयरिस ने बचाया था, वो आज भी जिंदा था और शायद मौत से बचने का तरीका जानता था। सौभाग्य से स्टेफनी की माँ को वो पुराना खत याद था जो आयरिस ने भेजा था। उसमें एक पते का जिक्र था। सब लोग उस पते पर पहुंचे। वो एक उपनगरीय अस्पताल था और वहीं मिला वही काला अफसर जिसे आयरिस ने सालों पहले बचाया था। उसने सबका स्वागत किया, मानो उसे पहले से सब पता हो। उसने कहा, सालों से लोग मुझसे मौत को हराने का तरीका पूछते आ रहे हैं। अब मैं थक चुका हूँ। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। बस जितना जी सकूं जी रहा हूँ। बड़े कजिन एरिक को उसके शब्दों का मतलब समझ आ गया। बॉबी को मारो, फिर उसे वापस जिंदा करो। इस तरह वो मृत्यु की सूची से हमेशा के लिए हट जाएगा और शायद पूरे परिवार का श्राप भी टूट जाएगा। बड़ा कजिन एरिक तुरंत योजना बनाने लगा। उसे याद था बॉबी को मूंगफली से गंभीर एलर्जी है। जैसे ही उन्होंने अस्पताल के भीतर बॉबी की एलर्जी प्रतिक्रिया को जानबूझकर ट्रिगर करने की योजना बनाई, बस फिर सही समय पर उसे बचा लेना था ताकि मौत को धोखा दिया जा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीनट्स खरीदने की कोशिश की, वेंडिंग मशीन ने जवाब देना बंद कर दिया। पैकेट का कोना स्प्रिंग में फंस गया। बड़ा भाई जोर जोर से मशीन हिलाने लगा। काफी देर तक मशीन बॉबी के ऊपर गिरने वाली थी, मगर ऐन वक्त पर स्प्रिंग खुल गया और पीनट्स नीचे गिर गए। दोनों ने पास के एक खाली मेडिकल रूम में शरण ली। बड़े भाई ने कहा, यहीं रुको, मैं मेडिकल सप्लाई लेकर आता हूँ। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, नीचे गिरा एक नोटबुक अचानक एक स्विच पर दबाव डाल देता है और कमरा गूंजने लगता है। एमआरआई मशीन अपने आप चालू हो चुकी थी। बड़ा भाई जल्दी से एक व्हीलचेयर लेकर लौटता है ताकि वो बॉबी को इमरजेंसी रूम तक जल्दी ले जा सके। बॉबी भाई पर पूरा भरोसा करके पीनट्स खा लेता है और कुछ ही पलों में उसकी सांसें फूलने लगती हैं। बड़ा भाई ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मौत वाकई हो, इसलिए वो बॉबी के पास से उसका एड्रेनालिन इंजेक्टर भी ले लेता है। मगर दोनों को ये अंदाजा नहीं था कि एमआरआई मशीन की मैग्नेटिक फोर्स लगातार तेज होती जा रही थी। तभी बड़े भाई एरिक के शरीर से धातु की चीजें उड़ने लगती हैं और फिर व्हीलचेयर भी खींचने लगती है। सपाट जमीन पर भाई एरिक मशीन की तरफ खींचा चला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इतनी तेज हो चुकी थी कि व्हीलचेयर का दबाव रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है और बड़े भाई एरिक का शरीर एमआरआई मशीन के अंदर अटक कर रह जाता है। थोड़ी ही देर में अस्पताल की बाकी धातु की चीजें भी खींची जाने लगती हैं और उधर बॉबी, जो मरने के कगार पर था, कांपते हुए एमआरआई की ओर घिसटता है और बड़ी मुश्किल से अपने भाई एरिक से एड्रेनालिन इंजेक्टर छीन लेता है। बॉबी ने बिना किसी हिचकिचाहट के इंजेक्टर अपनी जांघ में घोंप दिया, लेकिन ठीक उसी पल एक नर्स ने दरवाजा खोल दिया और मशीन में फंसी स्प्रिंग छूटकर सीधा बॉबी की तरफ उड़ती चली आई। हवा में मानो मौत की मनहूस मुस्कान गूंज रही थी। वो किसी को नहीं छोड़ती जो उसकी मर्जी के खिलाफ जाए, चाहे वो मौत की लिस्ट में हो या नहीं। अब बारी थी स्टेफनी के पूरे परिवार की, क्योंकि अब मौत उनकी नस्ल के पीछे पड़ चुकी थी। अपनी माँ और भाई चार्ली की चिंतित आंखें देखकर स्टेफनी को याद आया नानी का पुराना घर, जहां वो दशकों से सुरक्षित रही थी। माँ एलीन ने फैसला लिया, अगर वो जिंदा है तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उनका वैन स्टार्ट हुआ, एक लकड़ी से भरी ट्रक उनके सामने आ गई। ब्रेक लगाते ही स्टेफनी की नोटबुक से एक मौत की छाप वाला सिक्का नीचे गिर गया और एक बुजुर्ग ने उसे उठा लिया। वो समय बचाना चाहता था, इसीलिए सीधा नानी के घर के बाग में तेजी से गाड़ी घुसा दी। तेज झटकों से सीट बेल्ट की पकड़ ढीली पड़ गई और जैसे ही वो उतरा, माँ को चिल्लाकर अंदर भागने को कहा, मगर तभी गाड़ी की टक्कर से निकली चिंगारी सीधे टूटे हुए गैस पाइप से टकराई और एक भयानक धमाका हुआ। विस्फोट की ताकत एलीन को हवा में उड़ा देती है। वैन जलती हुई पानी के टैंक में जा गिरती है। स्टेफनी सीट बेल्ट में फंसकर रह जाता है और उसका भाई चार्ली गिरती हुई लकड़ियों के नीचे दब जाता है और तभी ऊपर लटकता बिजली का खंभा धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। ठीक उसी क्षण एक जली हुई बाह चार्ली की ओर बढ़ती है। वह कोई और नहीं, माँ एलीन ही थी, जो विस्फोट में किसी चमत्कार से बच गई थी। वो जान लगा देती है अपने बेटे को बचाने में, मगर इससे पहले कि वो खुद संभल पाती, ऊपर से गिरा खंभा उसे चिपकाकर गोश्त का लोथड़ा बना देता है। चार्ली अब समझ गया था अगला नंबर उसका है। कूद गई, मगर स्टेफनी की सीट बेल्ट इतनी टाइट बंधी थी कि वो उसे खींच नहीं सकी। जल्दी में उसने चारों तरफ देखा और आखिरकार एक छोटा चाकू मिलते ही स्टेफनी की बेल्ट काट डाली। लेकिन तब तक स्टेफनी का शरीर लंबे समय तक पानी में डूबने से बेहोश हो चुका था। चार्ली घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से सीपीआर देने लगा। कुछ देर बाद स्टेफनी ने पानी उगलते हुए होश में आ गया। दोनों भाई बहन खुशी से एक दूसरे से लिपट गए। जेबी फॉरेंसिक अफसर की थ्योरी के मुताबिक ये मौत से वापसी मौत की लिस्ट से बचने का संकेत थी। और फिर 2 साल बीत गए। चार्ली की शादी का दिन आ गया। स्टेफनी जब उसका सूट ठीक कर रहा था, एक गुलाब का कांटा उसकी उंगली में चुभ गया। रक्त की बूंद देखते ही उसका दिल कांप उठा।
उसी वक्त वो बुजुर्ग आदमी जिसने वो मौत का सिक्का उठाया था, शादी में नजर आया। जैसे ही उसने वॉलेट खोला, वहीं सिक्का फिसलते हुए सीढ़ियों से टकराता गया और आखिर में ट्रैक पर फंस गया, जहां ट्रेन की पटरी शिफ्ट हो रही थी। चार्ली का ससुर, एक डॉक्टर, पुरानी बातों का जिक्र करता है और कहता है कि स्टेफनी उस दिन मरा नहीं था। उसका दिल कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। ये बात सुनते ही भाई बहन के चेहरों से सारा खून उतर गया। स्टेफनी को अब यकीन हो गया, मौत अब भी उसका पीछा कर रही है। यही थी फाइनल डेस्टिनेशन छेद्स की पूरी कहानी। इस बार फिल्म ने पूरे फ्रेंचाइजी को जोड़कर एक यूनिवर्स बना दिया है। पहले की 5 फिल्मों के सभी किरदार या तो खुद या उनके वंशज नानी द्वारा बचाए गए लोग हो सकते हैं। यह रेस्टोरेंट अब इस सीरीज का मूल बिंदु बन गया है, जिससे आगे की फिल्में अनंत रूप से फैल सकती हैं। कल्पना कीजिए, आने वाली 7वीं फिल्म में अगर किसी को पियानो गिरने से मौत मिलती है, तो दर्शक फौरन पहचान लेंगे वो किसका वंशज होगा। और अंत में जो जेबी फॉरेंसिक अफसर पूरी फिल्म में रहस्यमय रहा, उसे निभाने वाला एक्टर फिल्म की रिलीज से पहले ही चल बसा। वो पहले सीजन से छठे सीजन तक हमारे साथ रहा, मगर अब 7वें में कभी नजर नहीं आएगा। उसके द्वारा बोले गए थोड़े से संवाद शायद उसकी जिंदगी का सबसे गहरा अनुभव थे। लाइफ इज प्रेशियस, एंजॉय एवरी सिंगल सेकेंड, गुड लक।